हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। जो स्टूडेंट यूजीसी नेट दिसंबर अटैम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं आपके रिसर्च से रिलेटेड प्रश्न, यानी टाइप्स ऑफ रिसर्च हम कवर करेंगे, जो केवल आपके पेपर 1 में नहीं बल्कि पेपर 2 में भी आपको हेल्प करने वाला है। तो ये जो आपकी सुपर 30 सीरीज़ चल रही है, इसके माध्यम से हम टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है, समय कम बचा हुआ है। ऑलरेडी आपकी एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, जो कि आपका 31 दिसंबर से 7 जैन तक की आपकी डेट दी गई है। समय आपके पास कम है। वैसे भी दिवाली आने वाली है, दिवाली पे आप थोड़ा व्यस्त हो जाएंगे। नवंबर एंड दिसंबर का ही समय आपके पास बचा है। जितना हो सके आप प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी जो तैयारी है उसको और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड आज के सेशन का जो आपके क्वेश्चंस हैं, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, एंड साथ में जो न्यू पैटर्न से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च से जिस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है, उस प्रकार के प्रश्नों को आज को आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। एंड देखते हैं आज किस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टूडेंट। और ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लासेस हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाएँ। एंड अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड जो PDF है वो आपको मिले, तो हमारा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको फ्री PDF मिलेगी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला है वो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो है, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। एंड आपके ऑप्शंस हैं आधारभूत, प्रयुक्त और क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में। बी है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के रूप में। सी है दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में। और डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी जितने भी ऑप्शंस हैं A, B, C सभी आपके सही हैं। यहाँ पे अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो जो आपका बेसिक रिसर्च है, बेसिक रिसर्च आपका सिद्धांतों का निर्माण करने हेतु किया जाता है। जो आपकी थ्योरी होती हैं उनका जो निर्माण करने के लिए किया जाता है। वहीं अगर हम अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो अप्लाइड रिसर्च जो होता है वो व्यवहारिक समस्या के समाधान के लिए होता है। देन अगर हम एक्शन रिसर्च की बात करें, जिसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, तो एक्शन रिसर्च तुरंत सुधार या समाधान हेतु होता है। जैसे मान लो शिक्षक अपने कक्षा जो टीचिंग है उसको सुधारने के लिए कोई काम कर रहा है, यानी ये तुरंत हो रहा है। ठीक है। एक्शन मतलब एक तरीके से जो चीज़ तुरंत हो वो होता है। और उसमें देखिएगा आपका इसके अलावा जो आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो भी हो सकता है। दार्शनिक, ऐतिहासिक और प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में ये भी हो सकता है। तो इस वजह से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं। तो अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं ये बताना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण, बी है सर्वेक्षण और प्रश्नावली, सी है न्यायादर्श का चयन और तथ्यों का संग्रह, और डी है गुणात्मक और मात्रात्मक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं। ठीक है। 2 मेन अप्रोच जो हैं आपके रिसर्च के वो कौन से हैं ये आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका गुणात्मक और मात्रात्मक, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये आपके दोनों करेक्ट आंसर हैं। तो यहाँ अगर हम गुणात्मक की बात करें, जिसे हम क्वालिटेटिव कहते हैं, तो इसमें शब्द, विचार, जो आपकी एक्सपीरियंस है, जो आपका बिहेवियर है, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और मात्रात्मक एक तरीके से संख्यात्मक आंकड़े का संग्रह और विश्लेषण किया जाता है। तो दोनों का उपयोग अलग अलग प्रकार की जो समस्या है उसके अध्ययन के लिए एक तरीके से किया जाता है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट आपका पूछा गया है, यहाँ पे थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा, अब आपको ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि कैसे चर तत्व बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसके लिए उसने एक प्रयोग को नियत किया। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से शोध का कौन सा उद्देश्य माना जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं व्याख्या करना, बी है विवरण करना, सी है प्रभावित करना और डी है भविष्यवाणी करना। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ ताकि क्वेश्चन आपको और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक शोधकर्ता ये जानना चाहता है कि कैसे चर यानी वेरिएबल जो है आपके तत्व बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसके लिए उसने एक प्रयोग को नियत किया। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से शोध का कौन सा उद्देश्य माना जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर बताइएगा कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। सो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है आपका व्याख्या करना यानी एक्सप्लेनेशन एक तरीके से। ठीक है, तो जब शोधकर्ता ये जानना चाहता है कि कौन से तत्व बच्चों की जो वर्तनी है उसकी सीखने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, उसको इफेक्ट करते हैं, तो वह कारण और प्रभाव के संबंध को जानने का एक तरीके से क्या करता है, प्रयास करता है। तो ये एक किसका उदाहरण हो गया, यह व्याख्यात्मक अनुसंधान का उदाहरण हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ है। ठीक है, क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसका मीनिंग आपसे पूछा गया है। एंड आपके ऑप्शंस हैं यह बिना किसी उद्देश्य होता है, बी है यह मुख्य रूप से घटना के समन्वेषण से संबंध रखता है, थर्ड है आपका यह संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण से संबंध रखता है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका गुणात्मक अनुसंधान है उसका आपको अर्थ बताना है क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस देखिए और फिर बताइए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो गुणात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो आपकी जो घटना है, वो जो आपके एक्सपीरियंस हैं और जो आपका सोशल बिहेवियर है उसको गहराई से समझने के प्रयास करता है एक तरीके से। ठीक है, इसमें जो आंकड़े संख्यात्मक नहीं होते हैं बल्कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ठीक है, संख्यात्मक आपका मात्रात्मक में होता है, इसमें नहीं होता है, तो याद रखेंगे। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित प्रदत्तों से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित तथ्यों, ठीक है, प्रदत्तों से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शंस हैं मात्रात्मक अनुसंधान, बी है मौलिक अनुसंधान, सी है गुणात्मक अनुसंधान और डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखें और फिर बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका ऑप्शन ए मात्रात्मक अनुसंधान। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो मात्रात्मक अनुसंधान है उसमें जो डेटा और जो तथ्य हैं वो संख्यात्मक विश्लेषण उनका किया जाता है। ठीक है, जिसका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, मात्रात्मक में जिसका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर गुणात्मक की बात करेंगे तो इसका मेज़रमेंट नहीं हो सकता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका निष्पक्षता है वो बहुत आवश्यक होती है ताकि जो आपके रिज़ल्ट हैं, जो आपका परिणाम है वो सटीक और प्रामाणिक हो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं दार्शनिक अनुसंधान, बी है क्रियात्मक अनुसंधान, सी है वर्णनात्मक अनुसंधान और डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ध्यान से देखें और फिर बताएं इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में कौन आता है? आपके ऑप्शंस हैं दार्शनिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और आपका वर्णनात्मक अनुसंधान और उपरोक्त सभी। बताइएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी दार्शनिक, क्रियात्मक और वर्णनात्मक आपके सभी आएंगे। ठीक, याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान है, एक्सपेरिमेंटल जो आपका रिसर्च है, उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुसंधान, बी है विश्लेषणात्मक अनुसंधान, सी है ऐतिहासिक अनुसंधान और डी है घटनोत्तर अनुसंधान। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, उसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुसंधान। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स आपका रिसर्च, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान में ये देखा जाता है कि किसी उद्दीपक यानी स्टिमुलस का क्या प्रतिक्रिया यानी क्या रिस्पॉन्स होता है। तो इससे कारण और प्रभाव का जो संबंध है उसका एक तरीके से पता चलता है इस वजह से। ठीक, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? तो कौन सी शोध की विधि नहीं है ये आपको बताना है। अवलोकन, बी है ऐतिहासिक, सी है सर्वेक्षण और डी है दार्शनिक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिसर्च? तो कौन सा आपका रिसर्च का मेथड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। शोध की विधि नहीं है। तो यहाँ पे जो शोध की विधि नहीं है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, दार्शनिक। ठीक है, तो जो दार्शनिक है वो एक व्यक्ति या विचारधारा होती है, कोई ये अनुसंधान की विधि नहीं है। जबकि वास्तविक अनुसंधान जो विधियां हैं आपका अवलोकन, ओवरव्यू, आपका हिस्टोरिकल, आपका सर्वे, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट दार्शनिक आपका नहीं है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9, मौलिक अनुसंधान को आमतौर पर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है? तो जो आपका मौलिक अनुसंधान है यानी फंडामेंटल जो आपका रिसर्च है, जिसे हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, तो इसमें कौन सी परिस्थिति में किया जाता है आमतौर पर? कक्षा में, क्षेत्र में, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में या फिर सामाजिक परिस्थितियों में? बताइएगा। आंसर है आपका प्रयोगशाला की परिस्थितियों में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो मौलिक अनुसंधान का जो पर्पज़ है वो जो नई थ्योरी है उनको बनाना है, और या इसके साथ साथ किसी जो घटना है, कोई भी घटना है, इसकी मूल प्रकृति को एक तरीके से समझना भी है। तो इसे नियंत्रित परिस्थितियाँ जैसे प्रयोगशाला में किया जाता है। तो ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है?
तो किस प्रकार के शोध में मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? आपकी ऑप्शंस हैं क्रियात्मक शोध, बी है मौलिक शोध, सी है व्यवहारिक शोध और डी है प्रायोगिक शोध। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, सो ऑप्शन जो आपका ए है क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जो आपका एक्शन रिसर्च है उसका जो एम है वो किसी जो तत्कालिक समस्या है उसका समाधान करना है ताकि उसमें तुरंत सुधार लाया जा सके। जैसे हमने बात की कि एक टीचर टीचिंग कर रहा है, वहाँ पे अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको तुरंत वो इम्प्रूव कर सकता है, तुरंत उसमें सुधार ला सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। एक्शन का मतलब ही होता है भाई कोई चीज़ हो रही है उसमें तुरंत एक्शन करो, तुरंत उस पर वर्क करो। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है? जब अतीत की बात हो तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो रिसर्च में एक चीज़ बहुत आपको ध्यान रखनी होती है कि कुछ कीवर्ड्स हैं उनको अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। ऑप्शंस में है आपका दार्शनिक अनुसंधान, बी है ऐतिहासिक अनुसंधान, सी है पौराणिक अनुसंधान और डी है सामग्री विश्लेषण। तो जो आपका अनुसंधान है जो अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है, ये पूछा गया है। सो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आप समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। जब अतीत की बात हो जाए तो आपका क्या होगा, हिस्टोरिकल रिसर्च होगा यानी ऐतिहासिक अनुसंधान होगा। तो ऐतिहासिक अनुसंधान में क्या होता है कि जो पुराने दस्तावेज, जो अभिलेख, जो भी घटनाएं हैं उनका विश्लेषण कर जो नए निष्कर्ष होते हैं उनको निकालने की कोशिश की जाती है। इससे आप याद रखेंगे कि देखो हिस्टोरिकल रिसर्च आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी है क्योंकि वो आपकी पुरानी चीज़ों से रिलेटेड होता है, तो इस वजह से अतीत से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है? तो जो आपका साइंटिफिक आपका मेथड है उसको किस संदर्भ में यूज़ किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं केवल भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में, केवल सामाजिक विज्ञान में, शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जब हमारे पास रियल ऑप्शन मौजूद हैं तो उपरोक्त कोई में से तो हम चुन नहीं सकते। एंड सेकेंड चीज़ हमने हमेशा कहा है जब ओनली वाले क्वेश्चंस आए तो उनको हमें तुरंत ही हटा देना है, मतलब हम आपके राइट आंसर तक तुरंत पहुंच जाएंगे जो कि है ऑप्शन सी यानी शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि एक व्यवस्थित एक तरीके का प्रोसेस होता है। ठीक है, जो आपका नेचुरल साइंस और जो सोशल साइंस है उन दोनों में आपका क्या होता है एक तरीके से यूज़ किया जाता है। सो आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। वैसे भी इस क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर सकते थे, इजी था आपको सॉल्व करना। ए बी ऑलरेडी आपका कट हो जाता है क्योंकि उसमें ओनली वाले ऑप्शंस दिया हुआ है और जहाँ पे केवल वाले ऑप्शंस आते हैं हम उसको वैसे भी हटा देते हैं। और थर्ड आपका होगा नहीं क्योंकि आपका जो फोर्थ होगा नहीं क्योंकि थर्ड ही आपका करेक्ट आंसर दिखा रहा है, इस वजह से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करते हैं? तो बताइएगा क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करते हैं क्या? आपके ऑप्शंस हैं एक अनुपयुक्त अनुसंधान, बी है तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध, सी है एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान और डी है सिमुलेटिव अनुसंधान। बताइएगा कौन से शब्द क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करते हैं? एक्शन रिसर्च को कौन चिन्हित करते हैं ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सो इसका जो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन बी यानी तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध। एक्शन में हमने आपको बताया कि इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करता है और यही आपका आइडेंटिफाई करने का एक
ट्रिक है। आप इसको ट्रिक भी समझ सकते हो कि इमीडिएट प्रॉब्लम जो सॉल्व करता है वो कौन सा रिसर्च है, वो आपका एक्शन रिसर्च है। तो इससे आप जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 पूछा गया। मुझे लग रहा है ऑप्शन डी अगर मैं दिखाऊंगी तो शायद बहुत छोटा हो जाएगा, हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक अवलोकन विधि की संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो आपका प्राकृतिक अवलोकन विधि है उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा आपका करेक्ट होगा। आपके ऑप्शंस हैं, अव्यवस्था जैसा कि प्रकृति में होता है, बी है नियंत्रित प्रयोग जिसे व्यवहार संबंधित कारक तत्वों को उजागर किया जा सके, सी है विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए, और डी है विषयों का जीवन के विभिन्न चरणों में साक्षात्कार करने के लिए। तो बताइएगा आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्लास पसंद आ रही हो तो साथ में लाइक करते जा सकते हैं, ठीक। सो देखिएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए, ठीक है। तो प्राकृतिक अवलोकन में जो शोध करता है वो बिना हस्तक्षेप के जो आपके व्यक्ति है या जो आपका समूह है उसके व्यवहार को प्राकृतिक वातावरण में एक तरीके से देखने की कोशिश करता है। तो ये जो आपका है वो आपका करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता का कार्य एक सैद्धांतिक प्रतिरूप को विकसित करना है और फिर यह तय करना है कि व्यवहारिक रूप से आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त रहते हैं। क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा सा, बट इजी है। तो एक बार मैं फिर से पढ़ के आपको बता देती हूँ कि व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें जो आपका अनुसंधानकर्ता का जो कार्य है एक सैद्धांतिक प्रतिरूप को विकसित करना है और फिर ये तय करना है कि व्यवहारिक रूप से आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त रहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं कारण प्रतिरूपण, बी है भावी सूचक अनुसंधान, सी है वर्णनात्मक अनुसंधान और डी है खोजी अनुसंधान। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से और फिर बताइए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर आपका होगा इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च यानी खोजी अनुसंधान। तो खोजी अनुसंधान में शोधकर्ता पहले एक सिद्धांत या मॉडल बनाता है और फिर यह देखता है कि जो आपका रियल डेटा है उससे मेल खा रहा है या नहीं। तो ये जो है ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। आज हम लोग 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो आपके 30 प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी टाइप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में मैंने इंक्लूड किया है। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुखता पर क्या प्रभाव रहता है। इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त शोध विधि है। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। आपके ऑप्शंस हैं केस स्टडी के तरीके, बी है आपका सर्वेक्षण विधि, सी है आपका कार्योत्तर विधि। यहाँ पे ABCD का थोड़ा इशू है, ठीक है, 2 बार आपका केस स्टडी मेथड लिख गया है इस वजह से, ठीक है। तो एंड बस इतने ही ऑप्शन हैं। लास्ट ऑप्शन आप खुद ही कर सकते हो, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो ABCD थोड़ा सा इसमें सही कर लेंगे क्योंकि 2 बार मैंने केस स्टडी मेथड लिख दिया है। यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया। अब बताइएगा आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ राइट आंसर आपका होगा कार्योत्तर विधि, ठीक है, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो जो आपका मेथड है
वो आपका करेक्ट है। तो ये जो आपका मेथड है, इसमें जो आपका प्रभाव है, ठीक है, पहले प्रभाव हो चुका होता है और उसके बाद कारण की खोज की जाती है। ये इस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो बच्चों की चिंता पर पारिवारिक वातावरण का जो प्रभाव है, वो एक तरीके से इसका उदाहरण हो सकता है। तो फिर से मैं समझा देती हूँ कि ये जो आपका मेथड है, इसमें पहले प्रभाव हो चुका होता है, यानी जो पहले एक तरीके से इफ़ेक्ट है वो हो चुका होता है और बाद में उसकी क्या होता है, कारण की खोज होती है। ये इसमें होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं तथ्यों की व्याख्या में सुधार करना, बी है अप्रामाणिक संबंधों को समाप्त करना, सी है त्रिभुजीकरण प्रमाणित करना और डी है नए चर का सूत्रपात करना। तो अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है उसका आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है तथ्यों की व्याख्या में सुधार करना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो जो आपका वैज्ञानिक विधि का जो पर्पस है वो तथ्यों को निष्पक्ष रूप से समझना है और उसके भी संबंध को एक तरीके से क्लियर करना होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18 है, घटनाजन्य अनुसंधान शब्द किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका जो घटनाजन्य अनुसंधान है वो आपका किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं गुणात्मक अनुसंधान से, बी है भिन्नता के विश्लेषण से, सी है सहसंबंध अध्ययन से और डी है संभाव्य न्यायादर्शों के चयन से। तो बताइएगा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें स्टूडेंट, तो आपका होगा ऑप्शन ए गुणात्मक अनुसंधान से, क्वालिटेटिव आपका रिसर्च से। तो जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है, वो आप जानते ही हैं, एक तो होता है आपका क्वांटिटेटिव और एक होता है आपका क्वालिटेटिव, ठीक है। तो जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते एक तरीके से। और यहाँ पे जो आपका घटनाजन्य अनुसंधान है वो किसी व्यक्ति के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो उनकी अनुभूति होती है, उसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो ये किसका एक तरीके से जुड़ा है, आपके गुणात्मक अनुसंधान से जुड़ा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिएगा नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण कारकों के मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा अनुसंधान है, कौन सा ऐसा रिसर्च है जो दृष्टिकोण कारकों के मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? आपके ऑप्शंस हैं कारण तुलनात्मक, बी है प्रायोगिक, सी है सहसंबंधात्मक और डी है वर्णनात्मक। बताइएगा आंसर क्या होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन है आप सभी के सामने और आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कारकों के मध्य संबंध स्थापित करने हेतु उपयुक्त जो आपका दृष्टिकोण है, उसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सहसंबंधात्मक, ठीक है, सहसंबंधात्मक। तो यहाँ पे इसमें दो या उससे जो अधिक चर हैं उनके बीच संबंध की जो दिशा है, जो मात्रा है, उसका एक तरीके से अध्ययन किया जाता है, परंतु इसे एक तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाता। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक। चलेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में पुस्तक और अभिलेख तथ्यों के प्राथमिक स्रोत हैं? तो आपके पुस्तक और अभिलेख तथ्यों के प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं, वो कौन सा रिसर्च है? ऑप्शन है आपका ऐतिहासिक अनुसंधान, बी है भागीदारी अनुसंधान, सी है नैदानिक अनुसंधान और डी है प्रयोगशाला अनुसंधान। तो एक बार फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20।
तो यहाँ अगर मैं बात करूँ इसके करेक्ट आंसर की, सो ऑप्शन जो ए है ये आपका राइट आंसर है, यानी हिस्टोरिकल जो आपका रिसर्च है यानी ऐतिहासिक अनुसंधान इसका सही उत्तर है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान में पुस्तकें, रिकॉर्ड, दस्तावेज ये आपके प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्सेस माने जाते हैं। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है आप सभी के सामने। अनुसंधान का वह प्रकार है जो कि उपकल्पना और सिद्धांतों का इसलिए परीक्षण करता है ताकि यह समझाया जा सके कि घटना क्यों और कैसे घटती है। तो अनुसंधान का वह प्रकार है जो कि उपकल्पना और सिद्धांतों को इसलिए परीक्षण करता है ताकि यह समझाया जा सके कि घटना क्यों और कैसे घटती है। आपके ऑप्शंस हैं वर्णनात्मक अनुसंधान, बी है भविष्य सूचक अनुसंधान, सी है व्याख्यात्मक अनुसंधान और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका व्याख्यात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी आपका राइट है। तो इसमें जो शोधकर्ता होता है, जो रिसर्चर होता है, ये समझने का कोशिश करता है कि कोई भी घटना क्यों और कैसे घटती है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्यों एंड कैसे की बात हो रही है। तो जहाँ क्यों और कैसे आए उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका उद्देश्य कारण और सिद्धांत को स्पष्ट करने का होता है, याद रखेंगे। सो ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिएगा 22 अब आपसे पूछा गया है मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है। तो जो आपका फंडामेंटल रिसर्च है जिसे हम प्योर रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, सो इसमें कौन सी क्षमता को दर्शाता है। आपके ऑप्शंस हैं नए विचारों का संश्लेषण करना, बी है नए सिद्धांतों की व्याख्या करना, सी है अनुसंधान के विषय में मौजूद सामग्री का मूल्यांकन करना और डी है विभिन्न विषयों के बारे में मौजूद साहित्य का अध्ययन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा। मौलिक अनुसंधान, तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके करेक्ट आंसर की, सो आपके 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बताइएगा। उसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका नए सिद्धांतों की एक तरीके से व्याख्या करना। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो आपका सही है। चलिएगा नेक्स्ट 23 अध्ययन का खोजपूर्ण वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक या भविष्य सूचक अनुसंधान में वर्गीकरण किस पर आधारित है। तो अध्ययन का खोजपूर्ण वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक या भविष्य सूचक अनुसंधान में वर्गीकरण किस पर आधारित है। आपके ऑप्शंस हैं तर्क, बी है परिणाम, सी है प्रक्रिया और डी है उद्देश्य। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑब्जेक्टिव, यानी आपका उद्देश्य आपका करेक्ट है। तो अनुसंधान का वर्गीकरण खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और जो आपका भविष्य सूचक अनुसंधान है उसके उद्देश्य पर आधारित होता है, यानी क्या लक्ष्य है, क्या खोजा जाना है, इस पर बात होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट 24 केस अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है। तो केस अध्ययन की यानी केस स्टडी की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है, सबसे जो बिगेस्ट लिमिटेशन है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है ऐसे कुछ ही विषय हैं जिनके लिए यह उपयुक्त हैं, बी है आपका, यहाँ पे बी अलग हो गया, ऑप्शन पे ध्यान ही मत दो, छोड़ो, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे कुछ ही विषय हैं जिनके लिए यह उपयुक्त है, बी है इसमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है, सी है इसमें एक बड़े न्यायाधीश की आवश्यकता होती है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए, बी, सी एंड डी, ठीक ऐसे होगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है इसमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है। ऑप्शन जो आपका बी है जिसमें लिखा है सी, तो ये आप ध्यान देंगे। ए बी सी छोड़ दीजिए, जो आपको दिख रहा है करेक्ट उस पर ध्यान दीजिए। इनमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है। तो जो आपका केस स्टडी है इसमें जो एक पर्सन है या एक जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसका थोड़ा सा डीपली अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो नियंत्रण समूह है वो नहीं होता, इसलिए जो निष्कर्ष है वो एक तरीके से ठीक तरीके से नहीं निकल पाता। तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि इसमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है, ये इसकी एक बिगेस्ट लिमिटेशन है। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि को नियंत्रित अवलोकन कहा जा सकता है? तो ऐसा कौन सा रिसर्च है? तो उसमें आपका जो नियंत्रित अवलोकन उसको कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऐतिहासिक अनुसंधान, बी है दार्शनिक अनुसंधान, सी है आपका क्षेत्र प्रयोग और डी है आपका जीवनीक। बताइएगा तो कौन सी अनुसंधान विधि को नियंत्रित अवलोकन कहा जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25। बताइएगा आंसर क्या होगा। 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सी, क्षेत्र प्रयोग। ठीक है, फील्ड एक्सपेरिमेंट आपका सही होगा। तो क्षेत्र प्रयोगों में जो प्राकृतिक परिस्थितियां होती हैं उसमें कुछ जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, ताकि जो आपका रिजल्ट है उसको थोड़ा सा समझने में हमें आसानी हो, उसको समझा जा सके। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। जब एक शोधकर्ता आश्रित चरों के साथ शुरुआत करता है और फिर पीछे की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं भावी सूचक अनुसंधान, बी है पूर्व व्यापी अनुसंधान, सी है खोजपूर्ण अनुसंधान और डी है वर्णनात्मक अनुसंधान। तो जब एक शोधकर्ता आश्रित चरों के साथ शुरुआत करता है और फिर पीछे की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो इसे कहा जाता है आपका पूर्व व्यापी अनुसंधान। ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट है। तो ये जो आपका रिसर्च है इसमें जो आपके पहले परिणाम, ठीक है, एक तरीके से देखा जाता है और फिर उसके जो कारण है उसको मतलब एक तरीके से खोजा जाता है, उसके बाद याद रखेंगे। नेक्स्ट 27, जांचकर्ताओं के द्वारा प्रभाव का पता लगाने के लिए प्रयास को क्या कहा जाता है? तो जांचकर्ताओं के द्वारा प्रभाव का पता लगाने के लिए प्रयास को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सर्वेक्षण अनुसंधान, बी है पूर्वव्यापी कार्योत्तर अनुसंधान, सी है ऐतिहासिक अनुसंधान और डी है योगात्मक अनुसंधान। योगात्मक याद रखेंगे। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पूर्वव्यापी कार्योत्तर अनुसंधान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो इसमें शोधकर्ता किसी घटना के घट जाने के बाद, जब घटना घट चुकी है तब उसके कारणों का पता लगाने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो जब घटना घट जाए उसके बाद किस रीज़न से घटना घटी है उसको खोजने की कोशिश करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट 28, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि सारे ऑप्शंस आराम से दिखाई दें। क्वेश्चन है प्रयोगात्मक विधि का सार है। तो एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है उसका सार पूछा है आपसे। आपके ऑप्शंस हैं सहसंबंध गुणांक के संबंध में कार्ल पियर्सन का सही गणन करना, बी है विषयों से उनके व्यक्तिपरक अनुभव के बारे में प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्राप्त करना, सी है सावधानी पूर्वक परिणाम लेना और रिकॉर्ड रखना और डी है कारण और प्रभाव संबंध की पहचान करने के लिए नियंत्रण का उपयोग करना। तो प्रयोगात्मक विधि का सार आपसे पूछा गया है, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कारण और प्रभाव संबंध की पहचान करने के लिए नियंत्रण का उपयोग करना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है।
तो जो आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान है इसमें जो नियंत्रण है यानी जो कंट्रोल है और जो हेर फेर है यानी जो आपका मैनिपुलेशन है उसका उपयोग कर ये देखने की कोशिश की जाती है कि जो आपका वेरिएबल है वो बदलने पर दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब एक तरीके से अगर वेरिएबल थोड़ा सा चेंज होता है तो दूसरे पर क्या इफेक्ट डालेगा, तो ये देखने का प्रयास किया जाता है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन है। तो जो आपका मात्रात्मक अनुसंधान है यानी क्वांटिटेटिव आपका जो रिसर्च है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं गैर संख्यात्मक तत्वों का संग्रह करना, बी है शोधकर्ता द्वारा निरूपित उपकल्पनाओं की पुष्टि करने का प्रयास करना, सी है खोजपूर्ण अनुसंधान और डी है अनुसंधान जो कि नई सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करता है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके राइट आंसर की, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, शोधकर्ता द्वारा निरूपित उपकल्पनाओं की पुष्टि करने का क्या करना, प्रयास करना। तो जो आपका मात्रात्मक अनुसंधान है, ठीक है, उसमें पहले जो उपकल्पना है यानी हाइपोथेसिस है वो बनाई जाती है और फिर जो आपके आंकड़े होते हैं उनकी पुष्टि या खंडन किया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं उसमें हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर जो आपके डेटा जो आंकड़े होते हैं उनकी पुष्टि करते हैं या खंडन करते हैं, वो भी बाद में डिसाइड होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब देखते हैं आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक दृष्टिकोण विधि है। तो कौन सा प्रमाणिक दृष्टिकोण विधि है, आपके ऑप्शंस हैं निगमनात्मक विधि, बी है आगमनात्मक विधि, सी है परिकल्पना विधि और डी है प्रतिरूप विधि। तो कौन सा प्रमाणिक दृष्टिकोण विधि है ये आपसे पूछा गया है, एंड आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव जो आपका मेथड है वो आपका सही है। तो जो आपका इंडक्टिव मेथड है इसमें जो शोधकर्ता है यानी जो रिसर्चर है वो विशेष उदाहरणों से सामान्य सिद्धांत बनाता है, यानी स्पेसिफिक से आपका जर्नल की तरफ जाता है। तो यह जो आपका होता है यह प्रमाणिक दृष्टिकोण पर क्या होता है, एक तरीके से रिलेटेड होता है, आधारित होता है। सो स्टूडेंट, ये रही आज की क्लास। आई होप आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। आज मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं आज के सेशन में, ताकि टाइप्स ऑफ रिसर्च से जिस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में उनको आप आराम से कर पाएँ। तो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चाहते हैं कि लगातार मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज आपके जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है उसको कंटिन्यू रखूँ तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लासेस हों उनका लाभ आपको प्राप्त हो सके, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये क्लासें, एंड ये केवल यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए नहीं, पेपर 2 जो आपका होम साइंस है उसके लिए भी आपके लिए रिसर्च पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।